प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के अतिरिक्त शेष वैदिक साहित्य से मिलती है। इनमें शेष तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। साथ ही इन तीनों संहिताओं से जुड़े ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ आते हैं। वैदिक साहित्य की चर्चा विस्तार से अलग से व्याख्यान में की गई है। आज के व्याख्यान में हम ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में उत्तर वैदिक काल तक आए परिवर्तन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रसार नए भौगोलिक क्षेत्रों में हुआ, जहां उन्होंने नए राजनीतिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में आर्यों का विस्तार सप्त सैंधव क्षेत्र के पूर्व एवं दक्षिण क्षेत्र में हुआ। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल मध्य देश बना, जो सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का कर्म क्षेत्र पंजाब से हटकर लगभग संपूर्ण आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात गंगा यमुना के दोआब में फैल गया। भरत तथा पुरु, इन दो महत्वपूर्ण कबीलों ने एक होकर कुरु जन का गठन किया। दोआब की परिधि से ऊपर की ओर खिसकते हुए वे कुरु क्षेत्र में फैल गए। बाद में पंचाल भी उनमें शामिल हो गया। उसके साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली तथा गंगा यमुना के बहाव के ऊपरी और मध्यवर्ती प्रदेशों पर अधिकार कर लिया तथा हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। उत्तर वैदिक साहित्य में काशी, कौशल, विदेह, मगध एवं बंग प्रदेशों के राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिससे विदित होता है कि मगध एवं बंगाल तक संपूर्ण उत्तरी भारत के क्षेत्र से आर्य लोग परिचित हो चुके थे। दक्षिण में आर्यों का प्रसार उत्तर वैदिक काल में कहाँ तक हुआ, इसका निश्चित सीमांकन कर पाना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य लोग विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर रेवा अथवा नर्मदा नदी से गोदावरी नदी के तट तक परिचित हो चुके थे। इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध राज्य विदर्भ, जिसका उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में विदर्भ के राजा भीम का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों से चित्रित धूसर मृदभांड के बर्तन अवशेष मिले हैं। बहुत से ठीकरे मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभांड कहे जाने वाले बर्तनों का संबंध आमतौर पे वैदिक लोगों के साथ माना गया है और उनसे यह प्रतीत होता है कि पूर्वकालीन आर्य आगंतुकों वाली खानाबदोशी प्रवृत्ति इस समय काफी क्षीण हो गई थी। स्रोतों में गोधन की अभिवृद्धि की कामना बार बार की गई है। इस काल में कृषि की जीविका मृदभांड कहे जाने वाले बर्तनों का संबंध आमतौर पर वैदिक लोगों के साथ माना गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की जीवन पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इस युग की महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार पड़ना और वर्ण व्यवस्था का जन्म तथा क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय। तकनीकी विकास की दृष्टि से यही वह काल था जबकि उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। लोहे के अर्थ में श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस के अनेक उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलते हैं। लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध संबंधी अस्त्रों एवं कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों में होने लगा। इस काल की भौतिक तथा सामाजिक परिघटनाएं समकालीन राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित हुईं। उत्तर वैदिक काल में जन राज्यों के स्थान पर जनपद राज्यों की स्थापना हुई, अर्थात अब विभिन्न राज्यों की भौगोलिक पहचान स्पष्ट होने लगी। दूसरे शब्दों में राजा अब जन के साथ साथ एक निश्चित प्रदेश का भी अधिपति था। इस समय
कुछ प्रमुख राज्यों के उल्लेख मिलते हैं, जिनमें कुरु, पांचाल, गंधार, केकय, मद्र, मत्स्य, काशी, कोसल, कलिंग, अवंती, विदेह, मगध, विदर्भ, अश्मक, मूलक आदि प्रमुख हैं। प्रादेशिक राज्यों की स्थापना से विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। छोटे एवं बड़े राज्यों में अंतर किया जाने लगा। सम्राट एवं एकराट शब्दों की प्राप्ति से राजाओं की आकांक्षा स्पष्ट होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञ किए जाने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य, स्वराज्य, भोज्य, वैराज्य, महाराज्य और साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें महाराज्य एवं साम्राज्य विशाल राजतंत्र एवं शक्तिशाली राज्यों की दो श्रेणियां प्रतीत होती हैं। राज्य का अभिप्राय संभवतः गणराज्यों से है। राज्य, स्वराज्य तथा भोज्य क्षेत्र विशेष में राज्य के लिए प्रचलित भिन्न भिन्न नाम हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद स्थायी और वंशानुगत हो चला। अथर्ववेद में एक स्थान पर कहा गया है कि राष्ट्र को राजा धारण करता है और वरुण, बृहस्पति, इंद्र तथा अग्नि देवता उसे दृढ़ता प्रदान करते हैं। शक्तिशाली होने के बावजूद भी राजा की निरंकुशता को प्रोत्साहित नहीं किया गया। विभिन्न ग्रंथों में अधार्मिक, अत्याचारी और निरंकुश राजा की कटु आलोचना की गई है। राजा का प्रधान कार्य सैनिक नेतृत्व और न्याय प्रदान करना था। उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं के राज्याभिषेक संबंधी विविध विधि विधानों का विस्तृत व्यापक वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भी सभा और समिति जैसी जन संस्थाओं का राजनीतिक महत्व बना रहा। अथर्ववेद में एक मंत्र में राजा का कथन है कि सभा और समिति प्रजापति की दुहिताएं हैं, वे मेरी रक्षा करें और मुझे उत्तम शिक्षा दें। उत्तर वैदिक साहित्य में विदत नामक एक अन्य संस्था का भी उल्लेख मिलता है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार विदत शब्द विद अर्थात जानने से बना है और विदत विद्वानों की एक परिषद थी, जहां गंभीर और शास्त्रीय विचार विमर्श होता था। राज्य के आकार में वृद्धि के साथ प्रशासनिक तंत्र भी व्यापक और जटिल हुआ। शासन का संचालन करने में राजा मंत्रियों की एक परिषद की सहायता लेता था। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को रत्निन कहा गया। राजसूय यज्ञ के समय राजा रत्नियों के घर जाता और प्रत्येक को हवि देता था। इस प्रथा से जान पड़ता है कि राजा के लिए राज्य के पदाधिकारियों का सहयोग और समर्थन आवश्यक था। शतपथ ब्राह्मण में 11 रत्नियों की संख्या है, जो इस प्रकार है: पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी अर्थात रानी, सूत राजा का सारथी, ग्रामणी जो गांव का मुखिया होता था, क्षत्रिय, संग्रहिता, भागदूग जो कर संग्रह करता था, अक्षवाप जो पांसे के खेल में राजा का सहयोगी होता था, एवं पालागल जो राजा का मित्र और विदूषक होता था। प्रादेशिक राजतंत्र को कर व्यवस्था से पोषण मिला। अब राज्य नियमित रूप से कर वसूल करने लगा और भागदूत नामक अधिकारी कर संग्रह का कार्य करता था। तय आय का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। उत्तर वैदिक साहित्य में स्थपति और शतपति शब्द के उल्लेखों से प्रांतीय शासन व्यवस्था की स्थापना के संकेत मिलते हैं। स्थपति का काम बाहरी क्षेत्रों का प्रबंध करना था, जिनमें बहुधा केवल आदिवासी बसते थे, जबकि शतपति संभवतः 100 गांवों के समूह की देखभाल करता था। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था
एक आदर्शवादी सामाजिक व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है जो गुण कर्म पर आधारित थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्राय जन्म पर आधारित होकर वंशानुगत होने लगे थे और धीरे धीरे जातियों के रूप में बदलने लगे थे, जिससे बहुत सी जातियां और उपजातियां विकसित हो गईं। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की अनेक ऋचाओं में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में चारों वर्णों में भेद किया जाने लगा। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अलग अलग वर्णों को अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत धारण करने के लिए कहा गया है, जैसे ब्राह्मण को सूत, क्षत्रिय को सन तथा वैश्य को ऊन का यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की स्थिति विशिष्ट हो गई थी। ब्राह्मणों का अधिकार और सम्मान बहुत बढ़ गया था। उन्हें दिव्य वर्ण एवं साक्षात देवता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ संबंधी अनुष्ठान एवं कर्म कांडों की जटिलता के कारण ब्राह्मणों का महत्व काफी बढ़ गया था। नवीन क्षेत्रों में प्रसार और इस प्रक्रिया में युद्ध कुशलता की आवश्यकता ने क्षत्रिय वर्ग को विशिष्ट बना दिया था। कुछ उल्लेखों से ऐसा भी प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में सामाजिक श्रेष्ठता के लिए प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई थी। उत्तर वैदिक काल के अनेक क्षत्रिय राजा, जैसे पंचाल के प्रवाहन जाबाली, विदेह के राजा जनक, अपनी विद्वता और दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे एवं ब्राह्मण कुमार भी उनके पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। इस काल में वैश्य वर्ण के लोग कृषि कार्य और पशुपालन कार्य करते थे। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न व्यवसायों के लोग जातियों के रूप में भी संगठित हो रहे थे, जैसे रथकार, सूत, तक्षण, करमार, कुंभकार आदि। उत्तर वैदिक साहित्य में शूद्रों की अपेक्षाकृत हीन स्थिति का उल्लेख है, लेकिन उन्हें शिक्षा अर्जन करने और उपनयन संस्कार से पूरी तरह वंचित नहीं किया गया था। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाली की कथा से विदित होता है कि सत्यकाम जाबाली की माता परिचारिका थी एवं उसके कुल गोत्र का पता नहीं था, लेकिन ऋषि गौतम ने सत्यकाम को विद्याभ्यास कराना स्वीकार किया और विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसे अपना शिष्य बनाया। इसी प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण का रचयिता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इतिरा का पुत्र था, जो शूद्र दासी थी, इसलिए वह ऐत्रेय नाम से जाना जाने लगा और उसने ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की तथा समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि कोई व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, जन्म से नहीं। सत्यकेतु विद्यालंकार ने कहा है, वर्ण भेद ने अभी ऐसा रूप प्राप्त नहीं किया कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए बिना आर्य विश्व का कोई व्यक्ति इन वर्णों में सम्मिलित न हो सके। उत्तर वैदिक साहित्य में अंतर्वर्णीय विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का भी विकास हुआ। चिंतनशील धर्मशास्त्रियों ने जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन के 4 भागों की कल्पना में 4 आश्रम बनाए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के 2 मूल आधार हैं। यह प्राचीन भारतीय सामाजिक चिंतकों की एक अद्वितीय तथा विलक्षण रचना है। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए कर्मशील बनाना है। उसके स्वभाव एवं गुण कर्म के आधार पर ही उसके जीवन को दिशा देना है। ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में भी
संयुक्त परिवार की परंपरा सामान्य रूप से बनी रही, किंतु अनेक कारणों से अब परिवार टूटने भी लगे थे। स्त्रियों की स्थिति अब उतनी गौरवपूर्ण नहीं रही थी जितनी कि ऋग्वैदिक काल में दिखाई देती है। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख है। फिर भी समग्र रूप से देखने पर उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। बाल विवाह अभी भी प्रचलन में नहीं थी। सामान्य मनुष्य केवल एक पत्नी ही था। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था और सती प्रथा के प्रचलन के विशेष प्रमाण नहीं दिखाई देते। पर्दा प्रथा भी नहीं थी और स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा पर भी बल दिया गया। गार्गी जैसी विदुषी स्त्री याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ कर सकती थी। यजुर्वेद शिक्षित स्त्री पुरुष के विवाह को ही उपयुक्त बताता है। उपनिषदों में अनेक विदुषी स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। बच्चों, आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक कालीन समाज में आए परिवर्तनों को पढ़ेंगे।